तो नमस्कार, यूपी टेट की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? चलिए, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के 10 सबसे जरूरी सवालों को देखते हैं। सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। देखते हैं 10 में से कितने सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस सेशन का प्लान क्या है? हम इसे 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहले पार्ट में होंगे शुरू के 5 सवाल, फिर अगले पार्ट में बाकी के 5, और हाँ, आखिर में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर भी देखेंगे। तो सीधे आते हैं पहले सवाल पर। चलिए, पहला सवाल, और ये सीधा जीन पियाजे के अहम सिद्धांत से है। सवाल ये है कि जब कोई बच्चा अपनी पुरानी जानकारी में किसी नई जानकारी को बिना बदलाव किए फिट कर लेता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है क आत्मसात्करण यानी असिमिलेशन, ख समायोजन यानी अकोमोडेशन, ग संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन, या फिर घ स्कीमा। जरा सोचिए इसके बारे में। और बिल्कुल सही, अगर आपने चुना है ऑप्शन क आत्मसात्करण, तो आपका जवाब एकदम करेक्ट है। देखिए, असिमिलेशन का मतलब सीधा सा है। मान लीजिए बच्चे के दिमाग में एक कुत्ते का फोल्डर है, उसमें अभी तक सिर्फ सफेद कुत्ते देखे हैं। अब जब वो काला कुत्ता देखता है तो वो उसकी पिक्चर को भी उसी कुत्ते वाले फोल्डर में डाल देता है। उसने फोल्डर का नाम नहीं बदला, बस उसमें एक नई चीज ऐड कर ली। बस यही है आत्मसात्करण। तो पियाजे ने तो बात की कि बच्चे खुद कैसे सीखते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि दूसरे लोग उनकी मदद कैसे करते हैं। तो अगला सवाल इसी पर है। जब बच्चों को कुछ नया सीखने में जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है क समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, ख अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, ग पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग, या फिर घ कंडीशनिंग। हाँ जी, सही जवाब है ग पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग। अब ये स्कैफोल्डिंग क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके सहारे के लिए एक लोहे का ढांचा यानी मचान लगाया जाता है ना? और जैसे ही बिल्डिंग पूरी हो जाती है, उस ढांचे को हटा देते हैं। ठीक उसी तरह जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो हम शुरू में पीछे से पकड़कर उसे सहारा देते हैं। जैसे ही वो बैलेंस करना सीख जाता है, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। यही टेम्परेरी हेल्प स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अच्छा, अब बात करते हैं मोरालिटी की, यानी नैतिकता की। कोहलबर्ग के मुताबिक एक स्टेज ऐसी आती है जब बच्चों के लिए सही और गलत का फैसला इस बात से होता है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो सवाल बस इतना सा है कि ये अच्छा लड़का, अच्छी लड़की वाली जो सोच है, ये किस लेवल पर आती है? ऑप्शन है क पूर्व परंपरक प्री कन्वेंशनल, ख पारंपरक कन्वेंशनल, ग उत्तर परंपरक पोस्ट कन्वेंशनल, या घ अमूर्त परंपरक एब्स्ट्रैक्ट कन्वेंशनल। सही जवाब है ऑप्शन ख, पारंपरिक या कन्वेंशनल। हाँ, इस स्टेज पर बच्चे इसलिए सही काम करते हैं क्योंकि उन्हें अप्रूवल चाहिए, उन्हें तारीफ सुननी है। वो चाहते हैं कि उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स उन्हें गुड बॉय या गुड गर्ल कहें। जैसे क्लास में कोई बच्चा एकदम शांत बैठा है, सिर्फ इसलिए ताकि टीचर उसकी तारीफ करे। यहाँ उसकी नैतिकता दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, समावेशी शिक्षा। इसका आखिर मतलब क्या है? क्यों इसकी इतनी बात होती है? सवाल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, ख दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना, ग सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान अवसर देना, या फिर घ लड़कों और लड़कियों को अलग पढ़ाना। और जवाब है ग, बिल्कुल। समावेशी शिक्षा का बस एक ही मंत्र है, सब साथ साथ। इसका मतलब यह है कि सिस्टम बच्चे के लिए बदलेगा, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। बच्चे की योग्यता, उसकी क्षमता कुछ भी हो, उसे बाकी सबके साथ एक ही क्लास में सीखने का पूरा पूरा हक और मौका मिलना चाहिए। जैसे एक दृष्टिबाधित बच्चा और बाकी बच्चे सब मिलकर एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, यही है इंक्लूजन। तो हमारे पहले राउंड का आखिरी सवाल ये है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। गार्डनर कहते थे कि इंटेलिजेंस या बुद्धि सिर्फ एक तरह की नहीं होती। तो हम उस बुद्धि को क्या कहते हैं जिससे हम दूसरों के मन की बात, उनकी फीलिंग्स, उनके इरादों को समझ पाते हैं? ऑप्शन चेक करें। क तार्किक बुद्धि लॉजिकल, ख अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल, ग
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल या घ स्थानिक बुद्धि स्पेशल। सही जवाब है ख अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल। इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। इंटर शब्द को समझिए जैसे इंटरनेशनल यानी दो देशों के बीच, वैसे ही इंटरपर्सनल मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच की समझ। ये वही क्वालिटी है जो एक अच्छे टीचर, एक लीडर या एक काउंसलर में होती है, जो दूसरों के चेहरे को पढ़कर ही समझ जाते हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। तो आधा सफर पूरा हो गया। चलिए अब सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। अगला सवाल है असेसमेंट यानी मूल्यांकन के बारे में। रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट आखिर होता क्यों है, इसका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शंस हैं क छात्रों को पास या फेल करना, ख सीखने के दौरान उनकी प्रोग्रेस जानना और सुधार करना, ग साल के अंत में ग्रेड देना, या घ छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख फॉर्मेटिव असेसमेंट को ना आप एक शेफ की तरह सोचिए। एक अच्छा शेफ सूप बनाते वक्त उसे बार बार चखता है ताकि अगर नमक मिर्च कम ज्यादा हो तो उसे ठीक कर सके। वो अंत में मेहमानों के सामने सूप रखने का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही ये असेसमेंट साल के अंत में रिजल्ट देने के लिए नहीं है। ये पढ़ाते पढ़ाते ये जानने के लिए है कि बच्चे कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि उनकी तुरंत हेल्प की जा सके। जैसे क्लास में छोटे छोटे सवाल पूछना, ये सब इसी का पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं मोटिवेशन की, वो चीज़ जो हमसे कोई भी काम करवाती है। ज़रा सोचिए, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाएं या पापा से कोई गिफ्ट मिल जाए, तो ये किस तरह की मोटिवेशन हुई? अंदर से आ रही है या बाहर से? ऑप्शन है क आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक, ख बाह्य प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक, ग नकारात्मक प्रेरणा या घ अचेतन प्रेरणा। बिल्कुल सही जवाब है ख बाह्य प्रेरणा यानी एक्सट्रिंसिक। जब मोटिवेशन का कारण कोई बाहरी चीज हो, जैसे कोई इनाम, पैसे या सजा से बचना, तो उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ पर रोहन को होमवर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस वीडियो गेम खेलना है, तो होमवर्क पूरा करना उस वीडियो गेम तक पहुंचने का बस एक जरिया है। अब आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर। एक बच्चा जो भी बनता है, उसके पीछे क्या है? सिर्फ उसके जीन्स या सिर्फ उसका माहौल? तो सवाल यही है कि बच्चे का विकास यानी डेवलपमेंट मुख्य रूप से किसका परिणाम है? ऑप्शन देखिए, क केवल अनुवांशिकता का, ख केवल पर्यावरण का, ग अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का, या घ स्कूल और शिक्षकों का। और सही जवाब है ऑप्शन ग। इसे हमेशा याद रखिए, डेवलपमेंट अनुवांशिकता और पर्यावरण का जोड़ नहीं है, बल्कि उनका गुणा है, यानी हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। मतलब अगर कोई एक भी 0 हो गया तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। मान लीजिए एक बच्चे ने दुनिया का सबसे तेज रनर बनने के जीन्स हैं, ये हुई अनुवांशिकता। लेकिन अगर उसे अच्छा खाना और सही ट्रेनिंग यानी पर्यावरण ना मिले, तो क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। दोनों का साथ में काम करना जरूरी है। बस 2 सवाल और बचे हैं। अगला सवाल NCF 2015 के बारे में है। ये डॉक्यूमेंट इंडिया में एजुकेशन के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह है। तो इस डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा, सबसे सेंट्रल आइडिया क्या है? ये किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है? ऑप्शन है क रट कर सीखने पर यानी रोट लर्निंग, ख ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर, ग कड़ी परीक्षाओं पर, या घ केवल पाठ्यपुस्तकों पर। सही जवाब है ख। NCF 2005 का पूरा सार, पूरा निचोड़ यही है कि ज्ञान को क्लासरूम की 4 दीवारों से बाहर निकालो। ये रट्टामार सिस्टम के सख्त खिलाफ है। इसका कहना है कि एजुकेशन तब तक अधूरी है जब तक बच्चा उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट ना कर पाए। जैसे क्लास में जोड़ घटाव सिखाने के लिए बच्चों से मार्केट का रोल प्ले करवाना। यही है किताबी ज्ञान को असली दुनिया से जोड़ना। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। ये ब्लूम के वर्गीकरण पर बेस्ड है, जो हमें सोचने के अलग अलग लेवल्स के बारे में बताता है, एक पिरामिड की तरह। तो इस पिरामिड में दी गई जानकारी के बेस पर कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, ये सोचने के किस लेवल पर आता है? सबसे नीचे वाले लेवल पर या सबसे ऊपर? ऑप्शन है क सबसे निम्न स्तर, ख ज्ञान यानी नॉलेज, ग समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन, या घ उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट लेवल। जवाब है घ उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट लेवल। देखिए, किसी चीज को बस याद रखना यानी नॉलेज या उसे समझना यानी कॉम्प्रिहेंशन, ये सब शुरुआती लेवल्स हैं।
लेकिन उस नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके कुछ नया बना देना, कुछ नया क्रिएट करना, ये दिमागी कौशल का, कॉग्निटिव स्किल्स का सबसे ऊंचा मुकाम है। जैसे विज्ञान के नियमों को समझने के बाद एक स्टूडेंट ने अपना खुद का एक वर्किंग मॉडल बना दिया। ये दिखाता है कि उसने ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। तो इन 10 सवालों के जरिए हमने सीडीपी के कुछ बड़े नामों को समझा। हमने पियाजे की बात की, जिन्होंने बताया कि बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। हमने वाइगॉट्स्की को जाना, जिन्होंने सोशल इंटरैक्शन की इंपॉर्टेंस समझाई। फिर कोहलबर्ग आए, जिन्होंने नैतिकता के लेवल्स बताए। और आखिर में गार्डनर, जिन्होंने हमें सिखाया कि बुद्धि कई तरह की होती है। ये सब आपकी यूपी टेट की तैयारी की बुनियाद है। उम्मीद है कि इन 10 सवालों और इनकी एक्सप्लेनेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो गए होंगे। आपका स्कोर चाहे जो भी रहा हो, सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस करते रहना। नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। हम बहुत जल्द और नए सवालों के साथ लौटेंगे। तब तक अपनी